नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। और यहाँ पर हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास चैप्टर वाइज। जो भी उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अब तक आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उन सभी PYQ को यहाँ पर चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो आज हम इसका कर रहे हैं 5th चैप्टर, जो कि है प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन। इसके पिछले 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उत्तराखंड UK SSSC PYQ करके सर्च कर सकते हैं, और उसमें अगर आप मॉडर्न इंडिया भी डालेंगे तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसका 5th चैप्टर, जो कि है पहला विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन। जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन इसमें अभी तक हुए हैं उनको देखेंगे, और वहाँ से हम ये देखेंगे कि UK SSSC ने यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछ रखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन, जो कि है कि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था। लॉर्ड रिपन जो यहाँ के वायसराय थे, 1880 से 1884 तक यहाँ के वायसराय रहे, तो इन्हें भारत का उद्धारक किसने कहा। तो इसका आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी एक ब्रिटिश नर्स थी, और साथ में थी एक लेखिका, जिन्होंने लॉर्ड रिपन के काम से प्रभावित होकर उन्हें क्या कहा था? भारत का उद्धारक कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि लॉर्ड रिपन ने यहाँ पर, जब वो यहाँ पर वायसराय थे, तो उन्होंने यहाँ पर कई सुधारात्मक कार्य किए, जैसे स्थानीय स्वशासन के जनक उनको कहा जाता है। यहाँ पर उन्होंने पहला कारखाना अधिनियम जो है वो श्रम कानून लेके आए। शिक्षा के लिए उन्होंने कई सारे काम किए, और साथ ही वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए उन्होंने कई सुधारात्मक कार्य किए। इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उनसे प्रभावित होकर उनके कार्यों की प्रशंसा की और उन्हें भारत का उद्धारक कहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प, जिनकी रचना है, एक ब्रिटिश नर्स थी और साथ में लेखिका, सांख्यिकीविद थी। उन्होंने क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन के कार्यों की प्रशंसा की थी और उन्हें भारत का उद्धारक कहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर हम देखें तो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के पारित होते समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। पूर्ण स्वराज, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता की वह स्थिति जब एक राष्ट्र या देश अपनी पूरी संप्रभुता और आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ बिना किसी बाहरी दबाव या नियंत्रण के अपनी नीतियां तय करने में सक्षम होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की परिभाषा और आवश्यकता पर बल दिया था, और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की, जिसे कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनी नीति के रूप में स्वीकार किया। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन से ही हमने पूर्ण स्वराज की जो मांग है उसको आधिकारिक रूप से अपनी एक नीति के रूप में स्वीकार कर लिया था। तीसरा क्वेश्चन है कि होम रूल लीग को प्रारंभ किया गया था। तो होम रूल लीग को 2 जगह पर प्रारंभ किया जाता है। एक किया जाता है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, और दूसरा किया जाता है हमारे चेन्नई वाले क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो बेलगाम का एरिया है, वहाँ पर इसको जो होम रूल लीग को शुरू किया जाता है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया जाता है अप्रैल 1916 में, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जोसेफ बेफिस्टा, और इसके सचिव बनाए जाते हैं NC केलकर। और इसी वर्ष सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी मद्रास में, जो चेन्नई, जिसे हम जानते हैं चेन्नई के नाम से, यहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो होम रूल लीग को जो प्रारंभ किया था वो किया था हमारे बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन है कि किस तारीख को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा शुरू होता है जब हमारी साबरमती से दांडी मार्च की यात्रा प्रारंभ होती है 12 मार्च 1930 को। यहाँ पर 78 सहयोगियों के साथ में गांधी जी 6 अप्रैल 1930 तक दांडी तक की एक यात्रा करते हैं, जिसमें दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा जाता है। तो नमक कानून के विरोध में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है कि वुड का डिस्पैच संबंधित है। वुड का डिस्पैच अधिनियम यहाँ पर पारित किया गया था 1854 में। तो यह किस विषय से संबंधित था? तो ये था शिक्षा से संबंधित। तो वुड डिस्पैच 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को चार्ल्स वुड के द्वारा भेजा जाता है, जो कि शिक्षा से संबंधित एक क्या था? नीति पत्र था। इसमें प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषा में, हाई स्कूल को आंग्ल देशी भाषा में तथा उच्च शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई जाने की अनुशंसा की गई थी। वुड्स डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन प्रणाली ब्रिटेन द्वारा भारत में किस कानून के तहत लागू की गई थी। अभी क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया है कि द्वैध शासन प्रणाली को जब भारत में लागू किया गया तो कौन से कानून के द्वारा सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पर आई थी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत सरकार अधिनियम था 1919 का, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत मानते हैं। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 का, जिसके द्वारा क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को शुरू कर दिया गया। तो इससे क्या होता है कि 1919 में होता है प्रांतों में द्वैध शासन शुरू और 1935 में होता है केंद्र में द्वैध शासन शुरू। तो द्वैध शासन की जो शुरुआत है वो मानी जाती है भारत सरकार के 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाले अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो अगर हम इंकलाब जिंदाबाद के नारे को देखें तो ये दिया था भगत सिंह ने, और 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने बुलंद किया था। असेंबली बम कांड के दौरान भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। मूलतः इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो मौलाना हजरत मोहानी ने लिखा था। अगर हम इस नारे की बात करें तो किसने लिखा था, मौलाना हजरत मोहानी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था। तो साबरमती आश्रम हम देखते हैं, अगर इसके वास्तविक नाम की बात करें तो इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी ने मई 1915 में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रय की एक स्थापना की थी, जो साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किए जाने के कारण साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो यहाँ पर सत्याग्रह आश्रय बनाया था उन्होंने, सत्याग्रह आश्रम बनाया था, जो बाद में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया जाता है और इस कारण से इसका नाम क्या हो जाता है, साबरमती आश्रम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी किस धार्मिक दर्शन से प्रेरित थी। तो देखा कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है 1882 में मद्रास में होती है, अडियार नाम के स्थान पर। तो इसे कहा जाता है कि किस धार्मिक दर्शन से प्रेरित है या प्रेरित थी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो है वो हिंदू और बौद्ध धर्म से प्रेरित थी। तो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1882 ईस्वी में अडियार मद्रास में की जाती है। थियोसोफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म, कर्म, उपनिषद, योग, वेदांत आदि सिद्धांतों पर आधारित एवं हिंदू बौद्ध परंपराओं एवं दर्शनों से प्रेरित थी। इसके द्वारा हिंदू धर्म ग्रंथों का प्रकाशन एवं अनुवाद कराया गया, बाल विवाह एवं जातिगत भेदभाव का विद्रोह किया गया तथा विधवाओं की स्थिति में सुधार का समर्थन भी लाया गया। तो थियोसोफिकल सोसाइटी के द्वारा कई सुधारात्मक कार्य हमारे समाज में किए गए। अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पर पुस्तकें दी हैं, इंडिया है, मदर इंडिया है, स्वराज तिलक है, अनहैप्पी इंडिया है। तो अगर हम लाला लाजपत राय की प्रमुख पुस्तकों को देखें तो उन्होंने अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज और यंग इंडिया जैसी पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी, अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज और यंग इंडिया जो पुस्तकें हैं वो किसकी हैं, लाला लाजपत राय की हैं। अगला क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसके द्वारा दी गई थी। तो मदन मोहन मालवीय को एक पदवी दी जाती है महामना की, जो दी जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। ये उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इस बीच में कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपती हैं, कई सारी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें कई सारे लेखक जो हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं वो उभर के आते हैं और उनकी पुस्तकें, उनकी पत्रिकाएं, उनकी कविताएं और उनकी कहानियाँ जो हैं वो हमसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया है तो इसके लेखक हम सभी जानते हैं कि कौन है, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगर कुछ और पुस्तकों को देखें जवाहरलाल नेहरू की, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, इंडिया रीडिस्कवर्ड है, महात्मा गांधी की हिंद स्वराज है, B.R. अम्बेडकर की द पार्टीशन ऑफ इंडिया है, दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अनबिटरेस्ट रूल इन इंडिया है। तो ये सब पुस्तकें वहाँ प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है कि अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी। तो जो हमारे अमर शहीद केसरी चंद हैं, इन्हें फांसी कब दी गई थी, ये किस सेना के थे। सबसे पहले तो आज़ाद हिंद फौज के एक सिपाही थे जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य से थे और इन्हें फांसी दी गई थी 3 मई 1945 को। इन्हें इम्फाल के युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया गया था और 3 मई 1945 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे अमर शहीद केसरी चंद हैं, इनके बारे में क्या करना है, डिटेल से हमने पढ़ना है, क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य के क्या हैं, एक आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आगे के एग्जाम में भी शहीद जो केसरी चंद हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एप्पीको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। एप्पीको आंदोलन था, जिस तरीके से उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला था, उसी तरीके से एप्पीको आंदोलन जो है वो कर्नाटक के एक कन्नड़ जिले में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में युवाओं और महिलाओं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या किया था, महिलाओं और युवाओं ने पेड़ों से चिपककर पेड़ों को काटने का क्या है विरोध किया था। तो जो हमारा एप्पीको आंदोलन है ये 1983 में शुरू हुआ था और कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में। इसका उद्देश्य जंगल के वृक्षों का क्या था, संरक्षण करना था। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है, तो ये क्वेश्चन रिलेट करता है हमारे चिपको आंदोलन को। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो हमें नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं जीएस वाले पोर्शन से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किस आंदोलन को किया गया था। जब रॉलेट एक्ट आया था, इसे कहते थे अंधा कानून, ना वकील ना दलील का कानून कहा जाता था, काला कानून कहते थे। तो इसके अंतर्गत क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर जेल में डाल दिया जाता था। तो इस एक्ट के जो खिलाफ किसने आंदोलन किया था या कौन सा आंदोलन हुआ था, तो किस तरीके का आंदोलन हुआ था उस समय, तो हमारे जो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं उन्होंने क्या किया, 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ जीबी पंत ने आंदोलन किया था। यह एक काला कानून माना जाता था। उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। गोविंद बल्लभ पंत अल्मोड़ा के स्वाधीनता संग्राम सेनानी, जनसेवी और राजनेता थे। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है। उत्तराखंड का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया था तो उसके खिलाफ में आंदोलन किसने किया था। तो उत्तराखंड में जो जोर शोरों से उस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे हमारे जीबी पंत, जो कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न वक्तव्य में किस आंदोलन का वर्णन किया गया है। उन्होंने वह काम किया जो तिलक भी ना कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया, कूपलैंड। तो ये जो कथन है ये किस आंदोलन का वर्णन करता है, ये कूपलैंड ने कथन दिया है, तो ये किस आंदोलन का वर्णन करता है, ये करता है असहयोग आंदोलन का वर्णन। असहयोग आंदोलन का वर्णन करते हुए जो कूपलैंड है उन्होंने कहा था कि उन्होंने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। कौन सा, असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन से सामान्य जन और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ एवं इसकी पुष्टि दिसंबर 1920 में हुए नागपुर अधिवेशन में हुई थी। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। और उसकी पुष्टि की जाती है दिसंबर 1920 में, नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की जाती है और असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी। जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आया है इसको ये क्वेश्चन। तो इसमें है कि सोशल सर्विस लीग की जो स्थापना है वो किसने की, कहाँ पर, बॉम्बे में। बॉम्बे यानी कि मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रमुख सदस्य नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई थी। तो नारायण मल्हार जोशी जो हमारे NM जोशी हैं वो कौन थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने बम्बई में यानी कि मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की कब, 1911 में। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन तो हम अपने स्कूल टाइम से भी काफ़ी देखते हुए आ रहे हैं। हमारे स्कूली शिक्षा में इस क्वेश्चन को काफ़ी बार रिपीट किया जाता था। तो इसका आंसर है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और देखिए जो हमारे NCERT बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें यही खास बात होती है कि जो हमने स्कूल में पढ़ा है कभी, वो क्वेश्चन हमारे पेपर में हमें 1 अंक दिला जाता है। उत्तराखंड का फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में और उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट अपने सभी जो NCERT की हमारी 10th तक की किताबें होती हैं ना, उनमें हमने बिल्कुल इस क्वेश्चन को देखा है कि सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने गांधी की तरह अहिंसा पर जोर दिया था। इन्हें वाचा खान या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। ये भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ खुदाई खिदमतगार प्रतिरोध आंदोलन के संस्थापक थे। इन्हें 1987 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि NCERT की किताबें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी। जो हमारे भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं और राजगुरु हैं, इन्हें फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को दी गई थी।
इन्हें लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी दी गई थी। इन्हीं की याद में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 मार्च को किस किस को फांसी मिली थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयादोहन यानी कि ब्लैकमेल कहा कि जो गांधी जी हैं वो एक राजनीतिक रूप से क्या करते हैं, हमें ब्लैकमेल करते हैं। तो ये कथन कहा था किसने? लिन लिथगो ने कहा था। गांधी जी के संबंध में जो अन्य कथन है उनको भी देखते हैं कि जब लॉर्ड लिन लिथगो यहाँ के वाइसराय थे तो उन्होंने क्या कहा, एक पॉलिटिकल ब्लैकमेलर हैं गांधी जी, कि क्या करते हैं, राजनीतिक रूप से भयादोहन करते हैं। और लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि वन मैन बाउंड्री फोर्स है गांधी जी। और विंस्टन चर्चिल ने कहा कि अधनंगा फ़कीर हैं। तो गांधी जी के संबंध में अलग अलग कथन अलग अलग लोगों के द्वारा कहे गए, तो ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्ज़ाम में हमारे यूके SSC EO का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, इसमें पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि गांधी जी के बारे में किस व्यक्ति ने कौन से कथन कहे। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? अभी हमने देखा कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तावित होता है। कब? 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो देखिए EO के एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा चांस है कि हम INC के जितने भी अधिवेशन है ना, उनमें क्या घटनाएं हुई हैं, कब हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, उनके अध्यक्ष कौन है, इनको एक बार से हम याद कर लें। तो INC के जितने भी अधिवेशन हैं वो हमारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो हमारा 1857 से लेकर के हमारा देश आज़ाद होने तक 1947 का जो टाइम है ना, इस टाइम की हर एक घटना हमें याद होनी चाहिए। तो इसलिए जब हम PYQ को रिवाइज करते हैं तो PYQ में भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो हमारे लिए PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेलेज़िली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? वह कौन सा राज्य था? जब वेलेज़िली की सहायक संधि चल रही थी, वो सभी राज्यों में अपनी सहायक संधि लेकर के जा रहा था, तो कौन सा राज्य था जिसने वेलेज़िली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? और ये क्वेश्चन भी यूके SSC के EO के एग्ज़ाम में पूछा गया 2024 में। तो इसका आंसर है बंगाल ने। जब वेलेज़िली की सहायक संधि चल रही थी ना, तो बंगाल ने सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर दिया था। वेलेज़िली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बना था। इसने सहायक संधि की एक जो पद्धति है इसको प्रारंभ किया और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में देखें तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, ये सभी थे। तो परंतु इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वेलेज़िली की सहायक संधि को किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो जिस राज्य ने स्वीकार नहीं किया वो था हमारा बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज की पुस्तक तो हमने देखी है कई बार कि हिंद स्वराज की पुस्तक किसने लिखी, किसकी है, पर इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंद स्वराज की पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो हिंद स्वराज की जो पुस्तक है वो गांधी जी के द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई है। EO के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो माइनर से क्वेश्चन होते हैं ना, वो पूछे गए थे EO के एग्जाम में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पेपर था। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में गुजरात में लिखी थी। इसे गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखा था। तो गुजराती भाषा में लिखी थी और इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखा था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि गांधी जी ने जो हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी थी वो कौन सी यात्रा के दौरान लिखी थी। तो हमें याद करना है कि हिंद स्वराज की जो पुस्तक है वो लिखी थी उन्होंने 1909 में, और इंग्लैंड से जब वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? वही 2015 में इस क्वेश्चन को रिपीट कर रखा है कि हिंद स्वराज के वही हमारे जो लेखक हैं वो कौन है? हिंद स्वराज के लेखक हैं हमारे महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है कि सही क्रम दीजिए, और ये क्वेश्चन हमारा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये पर्सनल असिस्टेंट के एग्जाम में 2014 में पूछा गया था, तो इसके बाद भी ये कई सारे रूपों में पूछा जाता है। जैसे पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, साइमन कमीशन भारत कब आया था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो यहाँ पर है कि इनका क्रम बताना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर 1928 में साइमन कमीशन आता है, लेकिन साइमन कमीशन का गठन कब किया जाता है? 1927 में, और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आते हैं। और पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 में। इसके बाद गांधी इरविन का समझौता होता है 1931 में, और सांप्रदायिक अवार्ड की जो एक कम्युनल अवार्ड जिसे कहा जाता है वो हुआ था अगस्त 1932 में।
तो इसका क्रम कैसा हो जाता है, क्रम होता है इसमें सबसे पहले साइमन कमीशन 2, उसके बाद आता है गोलमेज सम्मेलन हमारा 3, इसके बाद गांधी इरविन समझौता 4, इसके बाद आता है हमारा सामुदायिक अवार्ड। तो 2 3 4 1 इसका क्या है, इसका आंसर है 2 3 4 1। साइमन कमीशन, पहला गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और सांप्रदायिक अवार्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। हम देखते हैं कि देशबंधु के नाम से जाना जाता है कि नहीं, चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है और चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिन्हें हम CR दास के नाम से जानते हैं ना। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने ही 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और CR दास को ही देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं और हमें 1 नंबर दे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंदी जीवन पुस्तक किसने लिखी थी। तो बंदी जीवन जो पुस्तक है ना, ये किसने लिखी थी, सचिंद्र सान्याल ने लिखी थी। बंदी जीवन पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं हमारे सचिंद्र सान्याल। तो बंदी जीवन एक क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल के द्वारा लिखित पुस्तक है। ये काकोरी कांड में अभियुक्त तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। तो सचिंद्र सान्याल का थे, हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने बंदी जीवन लिखी और काकोरी कांड के एक अभियुक्त थे और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्या थे, सह संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि सही युग्म का चयन कीजिए। हमें सही युग्म बताना है। तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में हुआ था। गांधी जी भारत वापस कब आए थे, 1915 में आए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 में शुरू हुआ था। और इसके सभी विकल्प क्या हैं, सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध था। लोक हितवादी हम किन्हें कहते हैं, लोक हितवादी हम कहते हैं गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे और साथ ही क्या थे, लेखक थे गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोक हितवादी और राय बहादुर के नाम से जाना जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोक हितवादी और राय बहादुर। इन्होंने प्रभाकर पत्रिका में लोक हितवादी नाम से एक लेख लिखा था। ये क्या करते थे, लोक हितवादी नाम से लेख लिखते थे। किस पत्रिका में लिखा था, प्रभाकर पत्रिका में लिखा था। तो लोक हितवादी या राय बहादुर के उपनाम से जानते हैं हम किन्हें, गोपाल हरि देशमुख को। अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखित पुस्तक है हमारी प्रॉपर्टी एंड अनबिट्रिस्ट रूल इन इंडिया। प्रॉपर्टी एंड अनबिट्रिस्ट रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक है। इसमें चर्चित धन का बहिर्गमन या जिसे हम कहते हैं धन निकासी का जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका भी निकाली थी। तो दादा भाई नौरोजी की एक पत्रिका बहुत प्रसिद्ध है जो क्या है, राष्ट्र गुफ्तार नाम से है। तो राष्ट्र गुफ्तार जो पत्रिका है वो किसकी है, दादा भाई नौरोजी की है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। तो तिलक को, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्हें भारतीय अशांति का जो जनक है वो किसके द्वारा कहा गया था, वी वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा कहा गया था। वेलेंटाइन चिरोल ने क्या कहा था, अपनी एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, इंडिया अनरेस्ट, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, जिसके लिए तिलक ने चिरोल के विरुद्ध लंदन में मानहानि का वादा दायर किया था। अब इसमें क्या है ना कि कई सारी पुस्तकें ब्रिटिश जो वायसराय हैं या ब्रिटिश जो लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई, कई सारी पुस्तकें या पत्रिकाएं जो हैं वो भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा लिखी गई। तो कई सारी स्टेटमेंट या कई सारे कथन जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे उनके बारे में दिए गए। तो ये कथन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में। ये कथन पूछे जाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के लिए कथन किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू के लिए, महात्मा गांधी के लिए कथन किसने कहा। तो ये कथन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कर्नाटक केसरी की उपाधि किसे दी गई है। कर्नाटक केसरी किसे कहा जाता है। तो कर्नाटक केसरी की बात करें तो ये कहा जाता है किसे, गंगाधर राव देशपांडे को। तो कर्नाटक केसरी की जो उपाधि है वो दी जाती है गंगाधर राव देशपांडे को। गंगाधर राव बालाकृष्णन देशपांडे को कर्नाटक केसरी की उपाधि दी गई थी। ये नमक सत्याग्रह के दौरान मैसूर में सक्रिय थे। देशपांडे को देश की प्रथम खादी फैक्ट्री स्थापित करने के कारण खादी भगीरथ भी कहा जाता है। तो जो गंगाधर राव बालाकृष्ण देशपांडे हैं, इन्हें कर्नाटक केसरी की उपाधि दी गई। और नमक सत्याग्रह जब हमारा हुआ था 12 मार्च 1930 को, तो ये कहाँ पर सक्रिय थे, मैसूर में सक्रिय थे। और पहली खादी फैक्ट्री स्थापित करने के कारण इन्हें खादी भगीरथ भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेची कमीशन संबंधित है। स्ट्रेची कमीशन की बात करें तो स्ट्रेची कमीशन या स्ट्रेची आयोग कहें, ये संबंधित है किससे? अकाल से। 1878 में अकाल की स्थिति से निपटने के लिए लॉर्ड लिटन के काल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में पहला अकाल आयोग गठित किया गया था और इस आयोग ने अकाल संहिता बनाने की सिफारिश की थी। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे आयोग बनाए गए, किस विषय से संबंधित है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रेची कमीशन अभी मैंने हाल के एक क्वेश्चन पेपर में और देखा है कि स्ट्रेची आयोग का संबंध किस विषय से है, तो ये अकाल से संबंधित, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी। पहले तो हम देखेंगे कि गांधी जी की आत्मकथा है क्या। तो गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो सत्य का साथ मेरे प्रयोग जो हैं वो गांधी जी ने लिखे हैं गुजराती भाषा में। और अभी हमने गांधी जी की एक और रचना देखी, क्या थी? हिंद स्वराज, जो उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा को भी गुजराती भाषा में ही लिखा है और इसका अनुवाद किया है सचिव महादेव देसाई ने हिंदी में। तो गांधी जी की आत्मकथा गुजराती भाषा में है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसका बाद में अनुवाद किया जाता है महादेव देसाई द्वारा, हिंदी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य कौन थे या महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, इस तरीके से। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के सुझाव पर ही गांधी जी ने भारत भ्रमण किया था और गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसके हमने क्या देखे थे? जिसके हमने सदस्य देखे थे, नारायण मल्हार जोशी, NM जोशी देखे थे, और इसकी स्थापना की थी उन्होंने 1905 में। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना मानी जाती है किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम वर्ग को सर्वप्रथम आरक्षण किस एक्ट के द्वारा दिया गया था। जो मुस्लिम वर्ग है इसे आरक्षण मिला था सबसे पहले किस एक्ट के द्वारा? 1909 के एक्ट के द्वारा। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है, मार्ले मिंटो अधिनियम आता है। इसके तहत मुस्लिमों को सबसे पहले पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का अधिकार दिया जाता है। तो मुसलमानों के लिए सबसे पहले पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था शुरू हुई थी वो हुई थी कब? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार से, मार्ले मिंटो अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सत्याग्रह के सिद्धांतों का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया उन्होंने? तो उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। तो महात्मा गांधी ने 1893 से लेकर 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। वहाँ पर उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में। इसके बाद 1914 तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। वहाँ पर उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की 1894 में और रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष भी जारी किया। गांधी जी ने अफ्रीका में विवाह पंजीकरण अधिनियम, 3 पाउंड कर, भारतीयों के आवास पर प्रतिबंध आदि के विरुद्ध सफल वोल क्रस्ट सत्याग्रह प्रारंभ किया था। उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर आंदोलन किया, सत्याग्रह के साथ आंदोलन किया, किस तरीके से वो एक विवाह पंजीकरण अधिनियम के लिए वहाँ पर सत्याग्रह करते हैं। 3 पाउंड कर जो वहाँ पर लगाया जाता है या भारतीयों के आवागमन पर जो प्रतिबंध लगे होते हैं ना, तो उनके लिए किस तरीके से वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। होम रूल आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था? तो एनी बेसेंट हमने देखा मद्रास में उन्होंने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। BG तिलक को हमने देखा कि महाराष्ट्र में उन्होंने जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना की। S सुब्रमण्यम को देखें तो दक्षिण में जो होम रूल लीग की जो शाखा है हमारे मद्रास में, वहाँ से वो जुड़े हुए थे। तो एक बचते हैं हमारे पास चित्तरंजन दास जी यानी कि CR दास जी, जो कि होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे बल्कि इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। तो होम रूल लीग आंदोलन 1916 में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। S सुब्रमण्यम दक्षिण में होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। चित्तरंजन दास होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि वह स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिनकी मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी। तो भूख हड़ताल के कारण जिनकी मृत्यु हुई थी जेल में, और वो स्वतंत्रता सेनानी कौन हैं? तो अगर हम ऑप्शन देखें तो वो स्वतंत्रता सेनानी है हमारे जतिन दास, जिन्हें जतीन्द्र नाथ दास के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए लाहौर जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल की और अपने प्राण त्याग दिए। इन्हें जतिन दास के नाम से भी
जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन ना छोटे छोटे ये वाले जो हमें ऑलमोस्ट नहीं आते एग्ज़ाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इसके लिए थोड़ा सा PYQ को रिवाइज करना ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में निवास के समय महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक मासिक पत्रिका कौन सी थी? कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में निवास कर रहे थे तो उन्होंने एक साप्ताहिक और मासिक पत्रिका के रूप में एक पत्रिका निकाली थी, वो कौन सी थी? तो हम जानते हैं कि गांधी जी की एक पत्रिका है जो कि इंडियन ओपिनियन के नाम से थी, एक साप्ताहिक पत्रिका थी और इसके पहले संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। तो ये महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के समय की पत्रिका है इंडियन ओपिनियन और इसके पहले संपादक थे मनसुख लाल नजर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सर्वोदय आंदोलन जो है ना, ये प्रारंभ किया जाता है विनोबा भावे के द्वारा। 1948 में महात्मा गांधी के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन प्रारंभ किया था। इसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों का उत्थान, अहिंसक सामाजिक परिवर्तन एवं शक्ति का विकेंद्रीकरण था। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही एवं भूदान आंदोलन के नेता थे। जयप्रकाश नारायण भी सर्वोदय आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। तो सर्वोदय आंदोलन की जो शुरुआत है या प्रारंभ है वो माना जाता है किसको? विनोबा भावे को। और इन्होंने महात्मा गांधी के ही सिद्धांतों का अनुसरण किया था। और जो हमारे जयप्रकाश नारायण हैं ये भी सर्वोदय आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो दादा भाई नौरोजी कौन थे? ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नामकरण किसने किया था? तो गांधी जी को जो राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। जुलाई 1944 में सिंगापुर रेडियो से भारत के नाम प्रचारित अपने संदेश में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो ये भी कभी आ सकता है कि कब किया था, कहाँ से किया था? तो जुलाई 1944 में किया था सिंगापुर रेडियो से। जब उन्होंने भारत के नाम अपना एक संदेश प्रचारित किया था तो उसमें सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था बम्बई से महात्मा गांधी ने 1942 में। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है कब? 1919 में। और तारीख को तो हम कभी नहीं भूल सकते, 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित प्रदर्शन पर जनरल डायर द्वारा गोली चलवाई गई थी जिसमें भारी जनहानि हुई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की शुरुआत कुछ ऐसे है कि जब रॉलेट एक्ट यहाँ पर लगा दिया जाता है जिसे हम काला कानून कहते हैं, तो उसमें क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर दिया जाता था। तो इसमें क्या था कि पंजाब का जो क्षेत्र है वहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी हो जाती है। तो इनके विरोध में वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जलियांवाला बाग में आयोजन करते हैं और प्रदर्शन करते हैं जनरल डायर के खिलाफ। तो उस दिन तारीख थी 13 अप्रैल 1919 की। और उस बीच में जो जनरल डायर हैं वो क्या करते हैं कि जो अमृतसर का जलियांवाला बाग है इसका जो मेन गेट है उसको बंद कर देते हैं और जितने भी लोग उस बाग में मौजूद थे उस समय उन सब पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिसमें भारी जनहानि हुई, काफ़ी सारे लोग शहीद हो गए। तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने क्या किया, अंदर जो अपनी उनको नाइटहुड की उपाधि दे रखी थी ब्रिटिश ने, उसको त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का ब्रिटिश के खिलाफ पहला आंदोलन कौन सा था? तो जब भारत ने ब्रिटिश के खिलाफ अपना आंदोलन किया था तो इन ऑप्शंस में से कौन सा आंदोलन है? तो खिलाफत आंदोलन नहीं हो सकता, बाद में हुआ था, असहयोग 20 में हुआ था, भारत छोड़ो 42 में हुआ था। तो हम देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन जो है ना ये 1905 में हुआ था, जिसमें स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया था। जो ब्रिटिश के कपड़े वगैरह थे उनको जला दिया जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, खिलाफत आंदोलन होता है 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में हमने देखा था, भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। तो ब्रिटिश के खिलाफ जो पहला आंदोलन है इस ऑप्शन में से जो
होता है स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था जब, तो इन समझौता में क्या था, 11 सूत्री मांगों पर समझौता हुआ था गांधी जी और जो हमारे इरविन उस समय यहाँ के वाइसराय थे उनके बीच में। तो ये होता है मार्च 1931 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के मध्य में 5 मार्च 1931 को 11 सूत्री मांगों पर समझौता होता है, जिसके तहत नमक कानून हटाया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के भाग लेने पर सहमति बनी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस तभी भाग लेगी जब 11 सूत्री मांगों को माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की राजनीतिक जीवन से संबंधित घटना है। जब गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था उसके बाद तुरंत एक घटना होती है बिहार के चंपारण में। तो चंपारण में जब ये घटना होती है तो गांधी जी चंपारण जाते हैं। इसके बाद चंपारण के बाद होता है अहमदाबाद में जो हमारे कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी भूख हड़ताल होती है। इसके बाद खेड़ा में एक आंदोलन होता है। तो ये सभी जो घटनाएं हैं ना, ये गांधी जी के जीवन से ही संबंधित है। तो महात्मा गांधी द्वारा किए गए सत्याग्रह और आंदोलनों को देखें तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। 1918 में ही खेड़ा में एक सत्याग्रह होता है। असहयोग आंदोलन होता है 1920-21 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। ये सभी गांधी जी के राजनीतिक जीवन से संबंधित घटनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना की गई थी। तो स्वराज दल की जो स्थापना है ये की जाती है 1923 में। हमने देखा कि मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी जो हैं वो 1923 में स्वराज दल की स्थापना करते हैं। संसद में शामिल होने के विषय पर उत्पन्न विवाद के उपरांत चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है 1923 में, जो कि इलाहाबाद में किया जाता है। तो CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू जी बनते हैं इसके सचिव। तो स्वराज दल की जो स्थापना है वो होती है 1923 में। CR दास अध्यक्ष बनते हैं, मोतीलाल नेहरू सचिव बनते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1917 ईस्वी में गांधी जी को चंपारण बुलाया था। तो चंपारण के सत्याग्रह में गांधी जी को किसके द्वारा बुलाया गया था, ये बुलाया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। महात्मा गांधी को चंपारण में प्रचलित किसान विरोधी 3 कठिया प्रथा एवं नील की कृषि से पीड़ित किसानों की समस्याओं से परिचित कराने के लिए लखनऊ में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के लिए आमंत्रित किया था। तो गांधी जी गए हुए थे लखनऊ में, तो वहाँ पर जो राजकुमार शुक्ल हैं वो बिहार का जो चंपारण क्षेत्र है ना, यहाँ पर 3 कठिया प्रथा चलती थी और नील की कृषि से जो पीड़ित किसान थे उनकी समस्याओं से परिचित कराने के लिए उन्होंने क्या किया कि उनको बोला कि आप एक बार चंपारण आइए। तो यहाँ पर फिर जब गांधी जी चंपारण जाते हैं तो वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। तो वह कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था। तो वो स्वदेशी आंदोलन था। जिस समय 1905 में स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया, ब्रिटिश की जितनी भी चीज़ें थी उनको क्या किया गया, उनको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। तो उस समय पर जो हमारा एक शीर्ष गीत बना था वो था हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का एक शीर्ष गीत बना था और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है 1905 में, जो कि बंगाल विभाजन के लागू होने के बाद बंगाल के लोगों ने वंदे मातरम गीत गाकर व्यापक विरोध प्रदर्शित किया था। तो बंगाल विभाजन के बाद जब स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है तब जो वंदे मातरम है वो हमारा एक शीर्ष गीत बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 28 अप्रैल 1916 को किसने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो अप्रैल 1916 में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के बेलगाम में जो हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, इनके द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। 28 अप्रैल 1916 को पुणे बेलगाम में स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी और सितंबर 1916 ईस्वी में ही मद्रास में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो एनी बेसेंट करती हैं मद्रास में और बेलगाम महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में करते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। यहाँ पर होता है हमारा ये चैप्टर समाप्त। तो हमने आधुनिक भारत के 5th चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। और इस रिवीजन सीरीज़ का जो अगला अध्याय है वो है भारत सरकार अधिनियम, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, आज़ाद हिंद फौज, अंतरिम सरकार, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत का विभाजन
और आज़ादी के बाद की भारत की मुख्य घटनाएं, और हम देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी ने पूछ रखे हैं। तो मिलती हूँ आपसे इस नए चैप्टर के साथ जल्द ही। धन्यवाद।